कौमार, जिसको अंग्रेजी में वर्जिनिटी कहते हैं, जिसका सामाजिक अर्थ होता है कोई लड़का या लड़की जिसका किसी से शारीरिक संबंध ना हुआ हो। लेकिन वर्जिन आइलैंड्स, वर्जिन बीचेस, वर्जिन ओलिव ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस शारीरिक संबंध से क्या मेल? उन्हें क्यों वर्जिन बोला जाता है? अगर वर्जिन का अर्थ शुद्ध या जिसे पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो, तो उसको मानव शरीर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर ऑयल यूज करने के बाद भी शुद्ध रहता है, उससे उसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सी बीच पर्यटकों के घूमने के बाद भी वर्जिन कहलाता है, उससे उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वर्जिनिटी को एक लड़की के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया है? दोस्तों, वर्जिनिटी जिसका संबंध हाइमन, जो कि लड़की के शरीर की योनि में मौजूद एक झिल्ली को कहते हैं, उसकी संरचना और उससे जुड़ी तमाम कुरीतियों और पूर्वाग्रह पर नजर डालेंगे और उससे उस लड़की को मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। वर्जिनिटी यानी कि कौमार, इस शब्द का संबंध सदियों से महिलाओं की शुद्धता, उनके चरित्र का अवलोकन करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनके चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है, इससे उसे एक मापदंड माना गया है। हाइमन लड़की की योनि के रास्ते में मौजूद एक पतली झिल्ली को कहते हैं। ये माँ के गर्भ में विकास के दौरान बनती है और जन्म के समय भी ये मौजूद रहती है। धीरे धीरे ये झिल्ली पतली होती जाती है। इसका कार्य किसी भी प्रकार के बाहरी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से योनि का बचाव करना होता है। इस झिल्ली में मासिक स्राव की जगह बनी होती है, जहाँ से प्यूबर्टी के बाद माहवारी आती है। इसकी संरचना सब में भिन्न भिन्न होती है, जैसे शरीर के बाकी हिस्से की। इसमें खून की नसें बहुत कम होती हैं। किसी किसी में ये झिल्ली ना के बराबर होती है और किसी में इतनी पतली होती है कि खेलने, कूदने, साइकिल चलाने आदि से फट जाती है। ना तो इससे दर्द का बहुत एहसास होता है और ना ही खून का बहुत रिसाव होता है। अधिकतर केसेस में यही पतली नाजुक झिल्ली पाई जाती है, परंतु किसी किसी में ये इतनी इलास्टिक होती है कि ये फटती ही नहीं, मरने तक मौजूद रहती है। इन सब संरचना से अनभिज्ञ पुरुष सत्तात्मक समाज ने इसे अपने दंभ का, अपने मान सम्मान का विषय समझा, जिस पर पति का ही अधिकार है। अधिकार तक की बात तो समझ में आ जाती है, परंतु उसका मौजूद होना और पहले शारीरिक संबंध के समय टूटना भी अनिवार्य समझा जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु देश दुनिया के हर कोने में, हर धर्म में इसे पूरी इज्जत समझी जाती है, जिसे लूटने का हक सिर्फ पति का होता है। यहाँ तक कि इसके लिए वर्जिनिटी टेस्ट यानी कि कौमार परीक्षण की विधियां भी अपने अपने अनुसार इजाद कर ली गई हैं। अलग अलग क्षेत्र में इसे जांचने के अलग अलग तरीके बना रखे हैं। कहीं तो ये डॉक्टर्स के द्वारा जांच कराई जाती है और कहीं कहीं घर में बड़ी बूढ़ी द्वारा। India.com की 2016 के एक आर्टिकल के अनुसार 4 प्रकार के कौमार परीक्षण भारत में हुआ करते थे, जो हो सकता है आज भी होते होंगे। नासिक के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो इस टेस्ट में फेल हो गई थी। पहला परीक्षण कहलाता है पानी की खींच। इसमें पानी के अंदर सांस रोक के रहना पड़ता है और या तो पानी के अंदर 100 कदम चलना होता है। जिसकी सांस टूट गई यानी कि वो टेस्ट में फेल। दूसरा है अग्नि परीक्षा, जो कि सीता माँ को भी देनी पड़ी थी रामायण में। इसमें हाथ में लोहे की गर्म छड़ को पकड़ना होता है। जो पकड़ ले वह प्योर और जो नहीं पकड़ पाए वो चरित्रहीन। कुकड़ी प्रथा, यह प्रथा आज भी राजस्थान के कुछ समुदाय में चली आ रही है। इसमें एक सफेद धागा बेड पर रखते हैं। जब पति पत्नी का संबंध स्थापित होता है तो उस धागे में खून के धब्बों को परिवार के सदस्यों द्वारा जांच किया जाता है और अगर वो धब्बे पाए जाएं तो उसे वर्जिनिटी की निशानी माना जाता है। मुझे याद है एक केस जिसमें एक लड़की पर इस टेस्ट में फेल होने के कारण 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था वहां की पंचायत के द्वारा।
चौथा है टू फिंगर टेस्ट, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन है। यह रेप की पुष्टि करने के लिए पहले किया जाता था, परंतु कौमार को जांचने के लिए यह घर की बड़ी बूढ़ियों द्वारा यह किया जाता था, या अब भी हो सकता है किया जाता होगा। अब सोच कर देखिए, कोई आपको या आपके अंगों को या आपके कपड़ों को आपकी बिना मर्जी के छुए तो आपको कितना अपमान महसूस होगा। वर्जिनिटी तो महिला और पुरुष दोनों के संदर्भ में इस्तेमाल होती है, तो फिर यह परीक्षण पुरुष वर्ग पर क्यों नहीं लागू होता है? उनका तो मुंह से बोला हुआ कथन ही सत्य या प्रमाण मान लिया जाता है, तो फिर महिला का क्यों नहीं? अगर महिला पर शक है कि वह झूठ बोल सकती है, तो क्या पुरुष ये झूठ नहीं बोल सकता? वर्जिनिटी टेस्ट आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ इन द टर्म्स ऑफ फूड, वाटर, डिग्निटी, फ्रीडम, प्रिवेसी, ये उसका उल्लंघन करता है। 2013 में रेप की न्यू डेफिनेशन के अनुसार टू फिंगर टेस्ट को इन्वेसिव माना, जो कि रेप के ही अंतर्गत आएगा। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के टी.वाई. चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने इसे इन्वेसिव और यातना देने वाला माना, जिस पर सख्त सजा का प्रावधान कहा। जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई ऐसा जांच का तरीका नहीं है जो यह साबित कर सके कि कोई महिला या पुरुष का शारीरिक संबंध हो चुका है। ये सब एक दिमागी फितूर है बस। ये टेस्ट बहुत से देशों में आज बैन हो चुका है। अफगानिस्तान, जिसमें 2018 में से बैन किया गया था एक नया पीनल कोड बनाकर। बांग्लादेश, उसमें भी 2018 में किया था। इजिप्ट 2011 में। भारत में 2013 में इसे लीगली बैन किया था, परंतु आज भी ये कहीं कहीं बदस्तूर जारी होगा। इंडोनेशिया में, इराक में, मोरक्को में कहीं ये हेल्थ अथॉरिटीज के नाम पर, कहीं मिलिट्री या पुलिस में भर्ती के नाम पर, कहीं मोरालिटी के नाम पर। मोरक्को में शादी के लिए वर्जिनिटी सर्टिफिकेट के नाम पर। फिलीपींस में वी कार्ड लेना पड़ता है बार या क्लब में नौकरी के लिए। साउथ अफ्रीका में एजुकेशन स्कॉलरशिप इस आधार पर मिलता है। यूएस जैसे विकसित देशों में भी वर्जिनिटी को मोरल और रिलीजियस ग्राउंड पर सेलिब्रेट किया करते थे। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन भी इस मोरलिटी को बरकरार रखने के लिए किया है। इसमें महिला की योनि के एक विशेष भाग को, जो कि संबंध बनाते समय उत्तेजना पैदा करता है, उसका कुछ हिस्सा काट कर हटाने का रिवाज है। यह रिवाज अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में प्रैक्टिस किया जाता रहा था। आज भी कई इसके भुक्तभोगी जीवित होंगे। वर्जिनिटी को घर की, खानदान की इज्जत आज भी लोग मानते हैं। ठीक है, सामाजिक मान्यताओं प्रचलन के हिसाब से कुछ हद तक ये ठीक है, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, परंतु इसका परीक्षण करना अत्यंत अमानवीय और अज्ञानता का प्रतीक है। शादी के पहले शायद प्रत्येक लड़की इस बात से चिंतित होती होगी कि अगर खून नहीं निकला तो क्या होगा। इसी चिंता के कारण हाइमेनोप्लास्टी यानी कि हाइमन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का बिजनेस खूब धड़ल्ले से चल निकला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष सत्तात्मक समाज की ईगो को शांत करने के लिए होता है। मैंने लेखिका ममता कालिया द्वारा लिखित एक नॉवेल बेघर पढ़ी थी, जिसका नायक परमजीत अपनी नवविवाहिता पत्नी संजीवनी के कुंवारेपन को पुरानी कसौटी पर रखता है। उसे लगता है कि वह खरी नहीं है, अर्थात उसके जीवन में वह पहला पुरुष नहीं है। संजीवनी के प्रति परमजीत का यह संदेश कीड़े की तरह उसे स्वयं ही खोखला करने लगता है, और वह तनाव उसे इस तरह तोड़ता है कि दोनों में संबंध विच्छेद हो जाता है। स्त्री के कुंवारेपन को लेकर समाज में रूढ़ धारणाएं हैं। वे न सिर्फ अवैज्ञानिक है बल्कि अमानवीय भी हैं। ना तो इसके होने से शरीर की शुद्धता होती है और ना ही इसके ना होने से शरीर अशुद्ध होता है। शुद्धता तो विचार और आचरण की होनी चाहिए, जो कि स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी भी है। किसी भी महिला की शारीरिक या आत्मिक मौलिकता उसकी योनि स्थान की स्थिति पर नहीं निर्भर करनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि समाज के सभी लोगों को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसे इज्जत और समानता मिलनी चाहिए, चाहे वह वर्जिन हो और चाहे ना हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है इससे आपको इस सच्चाई का पता लग गया होगा कि नैतिकता के लिए वर्जिनिटी का परीक्षण होना बहुत गलत बात है।
कुछ छूट गया हो तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा, या कुछ संशय रह गया हो तो भी आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।